दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपने लिए एक एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों को, वैसे तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन बहुत से लोगों को ये अभी भी नहीं पता कि एसआईपी हमें कैसे शुरुआत करनी है। ठीक है जी। अब जो एसआईपी की अगर मैं बात करूं तो एसआईपी के लिए एक तरह से ये जो टाइम है ना, ये बेस्ट टाइम है। एक बार मैं आपको ना यहाँ पे गूगल क्रोम खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक करो, यहां पे नीचे लिखा हुआ है 52 वीक्स हाई, यानी सेंसेक्स की मैं बात करूं तो हाईएस्ट वो पिछले एक साल की बात कर रहे हैं हम, 85,978 पॉइंट्स तक चला गया था। राइट, मैक्सिमम वहां तक चला गया था। आज सेंसेक्स की क्या हालत है, ये 73,274 पॉइंट्स पे है। यानी एक तरह से आप मोटा मोटा समझो तो मार्केट अपने टॉप, जब मार्केट अपने टॉप पे थी, वहां से अगर मैं आज की बात करूं तो लगभग 15% मार्केट जो है नीचे आ चुका है। तो अगर आज मैं अपने लिए एक एसआईपी की शुरुआत करता हूं या लमसम भी कुछ पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डालता हूं, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा टाइम है। अगर आप यहां से शुरुआत करते हो तो ये एक अच्छा टाइम है। देखो धीरे धीरे, अभी देखो हो सकता है कि मार्केट की हालत थोड़ी खस्ता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप एसआईपी की शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे करके मार्केट हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही रहने वाला है। धीरे धीरे करके मार्केट ने ग्रो ही करना है। अब एसआईपी की अगर आपको शुरुआत करनी है तो वैसे आप कहीं से भी कर सकते हो। आप चाहो तो एंजल वन से करो, आप चाहो तो ग्रो से करो, अपस्टॉक से करो, बहुत सारी एप्लीकेशंस है। आपका जहां से मन है आप वहां से शुरुआत करो, उसमें कोई फर्क नहीं है। बस इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी की शुरुआत कैसे करते हैं, बहुत से लोगों को तो पता ही है, अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एसआईपी में पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी प्रोसेस नहीं पता कि एसआईपी में पैसे की इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। इवन 3-4 एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आपकी चॉइस है। बस इस वीडियो में मैं एंजल वन क्योंकि खुद यूज करता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एंजल वन यूज करना है, आप कहीं से भी करो, सबका एक जैसा ही सेम है। ठीक है, तो मेरे पास यही एप्लीकेशन है तो मैं इस एप्लीकेशन से आपको करके दिखा रहा हूं। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सबके सेम है, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो एक बार समझ लो, बाकी आपकी चॉइस है, जिस एप्लीकेशन से करना चाहो वो आपकी चॉइस है। ठीक है जी। अब देखो यहां पे जैसे मैंने एंजल वन खोल ली तो ऊपर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर मेरे को स्टॉक्स परचेज करना है, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स क्या होते हैं कि मेरे को रिलायंस का स्टॉक परचेज करना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रिलायंस का परचेज कर सकता हूं, टाटा का कर सकता हूं, आईसीआईसीआई का शेयर परचेज कर सकता हूं। राइट, तो ये हो गया कि सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मेरे स्टॉक हो गए। म्यूचुअल फंड क्या है कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है एक फंड मैनेजर के द्वारा, उसे हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में बस ये है कि मेरा रिस्क खत्म हो जाता है। मान लो मैंने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो मेरा 1,000 रुपया 20-25 कंपनीज में अलग अलग इन्वेस्ट हो गया, तो कल को एक कंपनी डूब भी गई तो मेरा पूरा 1,000 रुपये का नुकसान नहीं होगा। राइट, तो ये म्यूचुअल फंड है। अब यहां पे मेरे को क्योंकि एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मैं ये तीसरा ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है म्यूचुअल फंड, इस पे क्लिक कर दूंगा। अब सवाल आता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में मेरे को पैसे को इन्वेस्ट करना। राइट, तो यहां पे अलग अलग फंड्स आ रहे हैं, जैसे यहां पे ऑल का ऑप्शन आ रहा है। फिर अगर मान लो मेरे को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो मैं स्मॉल कैप सेलेक्ट कर लूंगा। इसके आगे देखो व्यू ऑल आ रहा है, तो ये व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा तो जितने भी स्मॉल कैप फंड है ये सारे के सारे फंड्स आ जाएंगे। इसके साइड में इनके रिटर्न्स दिखा रहे हैं, जैसे 3 साल का रिटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, इसका 3 साल का रिटर्न अभी यहां 73% दिखा रहा था। 5 ईयर्स का जो रिटर्न है वो 215% दिखा रहा है। तो 215 ये मत सोच लेना कि 5 साल में उसने हर साल 215 का रिटर्न दिया, कि नहीं, ये जो 215% का रिटर्न दिखा रहा है ये एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लमसम पैसा इन्वेस्ट किया आज से 5 साल पहले 10,000 रुपया, वो पैसा 5 साल के बाद जितना बढ़ गया वो ओवरऑल ग्रोथ दिखा रहा है, एनुअल ग्रोथ नहीं है। मान लो आपको इसकी एनुअल ग्रोथ चेक करनी है तो इस पे क्लिक करोगे तो ऊपर देखो अब यहां पे दिख रहा है 20.14%, ये जो है पर एनम के हिसाब से इसकी रिटर्न आई है। ठीक है, तो ऐसे हर किसी का फंड जो है आप खोल के मतलब एक तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहां से बैक कर देता हूं। ठीक है जी, उसके आगे देखो मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप, ऊपर व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो जितने भी मिड कैप फंड्स हैं वो सारे यहां पे शो होंगे। सबके रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं, 3 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी सेलेक्ट करना चाहो, 6 महीने के, हर एक के रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं। राइट, ऐसे ही सेक्टोरल हो गया, फिर उसके बाद लार्ज कैप हो गया, तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। पूरे के पूरे ऊपर व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर सारे के सारे फंड्स आपको फिर शो करने लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आ सकते हो। यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ये होता है कि मेरे को एसबीआई के ही फंड में इन्वेस्ट करना है, तो यहां पे बेस्ट ऑफ एसबीआई भी लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये 2 ही फंड्स को रिकमेंड कर रहा है। एक कर रहा है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और दूसरा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अभी रिसेंटली जब मैंने एसबीआई के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स की वीडियो बनाई थी उसमें भी यही 2 फंड्स मैंने डिस्कस किए थे, क्योंकि ये हर चीज को बाइफरकेट कर देता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन नहीं, कोई भी एप्लीकेशन होगी ना तो यही अच्छी चीज होती है कि वो फंड्स को बाइफरकेट कर देती हैं कि इसके रिटर्न्स इतने थे। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने कैसे बाइफरकेशन किया है कि इन्होंने देख लिया जी पिछले 3 साल में इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, पिछले 5 साल में इन्हीं फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, एक चीज ये भी है
कि जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि जी पिछले 3 सालों में ये फंड सबसे अच्छा था तो अगले 3 साल भी यही फंड सबसे अच्छा चलेगा। तो थोड़ा बहुत तो आपको भी एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर चल रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं भारत की बात करूं तो भारत में आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी फंड्स होंगे ना उस पर आप पैसा लगा सकते हो। रीजन ये है कि जो करंट गवर्नमेंट है उसका मेन फोकस ही अर्बन डेवलपमेंट पे है। आपने देखा होगा आसपास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बन रहे हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है। रेलवेज की बात की जाए तो जितना भी अब सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। देखो एक सिंपल सी चीज़ समझो, जीडीपी है। जीडीपी क्या है? C+I+NX+G। सी क्या है? कंजम्पशन, यानी कि जो आप और मैं लोग खर्चा करते हैं तो वो कंजम्पशन जिसको बोला जाता है, जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट, जो विदेश से हमारे देश में पैसा आता है या फिर हमारे टाटा, रिलायंस जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है वो हो गया आई। एनएक्स हो गया हमारे नेट एक्सपोर्ट्स जो कि भारत के बहुत कम है। और लास्ट फैक्टर क्या आता है? जी, यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अभी जब रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट आया तो वो क्यों जीडीपी हमारी कम गई? क्योंकि इलेक्शंस की वजह से सरकार ने कम पैसा खर्च किया, इसलिए अभी रिसेंट क्वार्टर की जो रिजल्ट्स आए थे उसमें हमारी जीडीपी कम गई। लेकिन अब देखना अगले क्वार्टर में जीडीपी के नंबर्स फिर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि इलेक्शन लग गया था, आचार संहिता लग गई थी, सरकार खर्चा नहीं कर सकती थी, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की पेमेंट हुई ही नहीं, जिस वजह से जीडीपी के नंबर्स उस क्वार्टर में स्पेसिफिकली कम गए। अब देखना, अब क्योंकि इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट्स आ गए, तो जीडीपी के नंबर्स फिर उठेंगे। क्योंकि जीडीपी में जो लास्ट फैक्टर है C+I+NX+G, जी यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। अब गवर्नमेंट दोबारा से फुल फ्लेज मोड में खर्चा करने लगी है, तो उस वजह से, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी फंड्स हैं वो बेटर परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब एक तरह से छोटी बात समझो, जो कांग्रेस है, ठीक है, उसका मेन फोकस रहता है रूरल इकोनॉमी के ऊपर, राइट। जो बीजेपी है उसका मेन फोकस रहता है अर्बन इकोनॉमी के ऊपर। अब क्योंकि बीजेपी पावर में है तो सिंपल सी चीज है, आपको देश में अर्बन डेवलपमेंट होती हुई ज्यादा दिखेगी, ठीक है। तो जिसके अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, ठीक है, और जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं देश के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, राइट। खैर चलो कोई बात नहीं। अब मेन ये है कि हम इस वीडियो में तो म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है बस वो सीख रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी भी फंड को ले सकते हो, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ICICI का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ही ले लेते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये आ गया, मैंने सर्च किया ऊपर से, इस पर मैं क्लिक करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा इसका ग्राफ दिखेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसके रिटर्न्स देख सकता हूँ जी। एक साल में कितना रिटर्न दिया इसने? सिर्फ 2.75%। क्यों? क्योंकि अभी तो मार्केट की हालत ही खस्ता हो रखी है। 3 साल के रिटर्न देखूँ तो 28.78%, ऐसे ही 5 साल के देखूँ तो 29.63% के रिटर्न्स इसने दिए हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब मैं कहता हूँ कि मेरे को इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे नीचे मैं इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब ये बोल रहा है कि आपको SIP करनी है या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। वन टाइम यानी कि लमसम। अब वन टाइम मतलब मैं 5,000, 50,000 जो भी इन्वेस्ट करना चाहूं, बस मेरे को एक बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद वो पैसा बढ़ता चला जाएगा और जब मैं चाहूं उसे निकाल सकता हूं। बस आप 1 साल से पहले मत निकालना, ठीक है। बाकी बेटर SIP रहती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी यहाँ पे मैं 500 रुपए की, मिनिमम 100 रुपए की SIP आप कर सकते हो इस फंड में। मैं कहता हूं 500 रुपए की हर महीने करना चाहता हूं तो मैं 500 सेलेक्ट कर लूंगा। मैं कहता हूं कि जी चलो 2,000 रुपए की SIP मैं हर महीने करना चाहता हूं तो 2,000 यहां सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे पे 2,000 के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, राइट। उसके बाद ये मेरे को गूगल पे रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है पे के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, अपना पिन एंटर करूंगा और उसके बाद यहां पे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक तरह से जो मेरा अमाउंट है वो यहां से डिडक्ट हो चुका है। इसके बाद दोबारा जो है मैं इस एंजल वन की साइट पे आ चुका हूं, इस एप्लीकेशन पे आ चुका हूं और यहां पे ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है और यहां पे लिखा हुआ आ गया ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। अब यहां पे जो एक SIP है वो मेरी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यानी कि हर महीने 2,000 रुपये मेरे अकाउंट से कटने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे जब तक मैं चाहूं इसे कंटिन्यू करना। देखो जो मार्केट है ना वो 1-2 दिन का खेल नहीं है। आप ये मत सोचना कि चलो मैं आज SIP शुरू कर लेता हूं, 1 साल चला लूंगा फिर पैसे को निकाल लूंगा। SIP आप स्टार्ट करो, उसे जितना लंबा खींच सको उतना अच्छा है। आप मतलब आप इस फंड को तो यूज मत ही करो, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, हर महीने धीरे धीरे 2,000 कर सको, 2,000, थोड़ी कल को आपकी सैलरी बढ़ती है, ठीक है, आप 3,000, 5,000 जितना इन्वेस्ट कर सको, ठीक है। एक नई SIP, जैसे मान लो आज किसी की सैलरी 20,000 है, वो कहते हैं मैं 2,000 रुपए की SIP कर सकता हूँ, ठीक है। कल को सैलरी जब 25,000 होगी तो आप 1,000 रुपए की और SIP स्टार्ट कर लेना। तो 2,000 की एक चल रही है, फिर 1,000 की और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसको आप बस देखो मत, ये मत सोचो कि इस पैसे को मैं तोड़ लूंगा, ठीक है। इस पैसे को आप लंबा खींचो, 8 साल, 10 साल, 12 साल, जितना लंबा आप खींचोगे ना उतने ही ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप थोड़े टाइम बाद 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने चला के SIP को ब्रेक करोगे ना तो फिर कभी आपका लमसम जो कॉर्पस है वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करो।
सारे पैसे को भी मैं कहूंगा नहीं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो राइट, तो 100 में से 30 या 35 रुपए ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, 10-15 रुपए एटलीस्ट एफडी या फिर आपके गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ भी हैं, पीपीएफ हो गया आपका, या फिर आप पकड़ के चलो अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसके लिए पीपीएफ खोल लो, या अगर कोई बिटिया है तो सुकन्या समृद्धि खोल लो। तो थोड़ा बहुत बाइफर्केशन एफडी और गवर्नमेंट स्कीम्स में आप रखो, ठीक है, क्योंकि 100 का 100 रुपीज आप म्यूचुअल फंड्स में मत डालो। कुछ एक पैसा आपको चाहिए होगा घर के खर्चों के लिए भी, और कुछ एक के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म प्लान, ये भी आपके पास होना चाहिए अगर आप अकेले फैमिली में हो और पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, राइट। और बाकी अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म प्लान परचेज करना है तो पॉलिसी बाजार का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप आसानी से 25-30 कंपनीज को अपने लिए कंपेयर करके अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान परचेज कर सकते हो। ये तभी आपको लेने का फायदा है अगर आपके ऊपर पूरा परिवार डिपेंडेंट है। अगर पता लगे आपके घर में 5 मेंबर हैं, 5 ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता टर्म इंश्योरेंस लेने का। क्यों? क्योंकि अगर एक के भी जाने से परिवार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप अकेले ही काम करने वाले हो, घर में पूरा परिवार आप पे डिपेंडेंट है, तो फिर टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी हो जाता है, राइट। तो खैर ये आपकी चॉइस है। तो कुछ इस तरह की से ही आपको अपने खर्चों को बाइफरकेट करना है। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।